ट्राई किया करोगे यार कि अगर लास्ट क्लास मिस होती है ना तो इसका रिवीजन कर लिया करो, एक बार वीडियो डाल देता हूँ मैं। अगर कभी नहीं डलती वीडियो, तुम्हारी क्लास मिस हो तो याद दिलाया करो, क्योंकि अगली क्लास प्रोबेबली उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होगी जो उस क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी बेसिकली मैं हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, बाकी तुम डिटेल में उसमें से देख लेना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली देखा था कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशिएटेड सा टर्म हो प्रेजेंट, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि एक्स टी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसमें एक टर्म है जो डिफरेंशिएटेड सा है, राइट? तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जांपल्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं? और एग्जांपल हैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मतलब जस्ट एक फैक्ट, इसमें क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंशिएटेड टर्म है ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएटेड है। समझ भी आ रहा होगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया होगा तभी ये डबल ऑर्डर दिख रहा है हमें, राइट? तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 होता है। ऑर्डर मतलब कितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है ये चीज़। ठीक है, मतलब हमें डिटेल में इस सबको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, बट अभी जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। हमने लास्ट टाइम तक इतना स्टडी कर लिया था कि इनको फॉर्म कैसे किया जा सकता है। हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो, उससे हम इस इक्वेशन को बना कैसे सकते हैं, तो इसको ज़रा चेकआउट कर लेना। आज का हमारा काम ये नहीं है कि ये सब है क्या या इनको बनाया कैसे जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व कैसे होंगी। मतलब बन गई, देखो लास्ट टाइम हमने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, फिर हमने देखा ये बनती कैसे है, अब बन गई तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, देखो। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब अभी जस्ट नाम बता रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल। मतलब ये एक मेथड है जिससे हम लोग किसी को हम लोग जिसको हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और क्या मेथड्स हैं हमारे पास? और है होमोजीनियस इक्वेशंस, थर्ड है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मतलब ये 3 तरीके हैं। अभी हम इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड को देखना है तो इतना नोट कर लो, फिर पहला हेडिंग डालो, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ वो देख लिया, मेरे को पॉपअप आ गया था तो रिकॉर्डिंग चालू है वैसे। तो वेरिएबल सेपरेबल में हम लोगों के पास होता क्या है, हमारी जो हाँ हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी जब उसने पहली बार बोला था कि उसका वीक हो रहा है। ओके, तो रिकॉर्डिंग चल रही है। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो देखो अब ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम लोग बेसिकली 2 वेरिएबल्स को अलग कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है इसको देखते हैं जरा, कोई एग्जांपल उठाते हैं उसी से समझेंगे। देखो अपने पास अगर मैं ऐसा लिख दूं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है। हमें इसको सॉल्व करना है, पर क्या इसमें हम लोग सारे वेरिएबल्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं? सेपरेट दी वेरिएबल्स करना है हमें, सेपरेट दी वेरिएबल्स।
बोले तो इसमें dx को उधर कर दो तो ये बन गया dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। तुम एक चीज देख सकते हो कि इस तरफ सारे y के टर्म्स हैं, इस तरफ सारे के सारे x के टर्म्स हैं, यानी कि हमने इक्वल टू के दोनों साइड अपने वेरिएबल्स को सेपरेट करके रख दिया। इसका मतलब ये जो तरीका हमने यूज किया ये था वेरिएबल सेपरेबल, पर हर एक टर्म मतलब हर एक इक्वेशन ऐसे हो ये जरूरी नहीं है। तो मैं ऐसी इक्वेशंस भी मिलेंगे जो सेपरेबल नहीं होंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल सोचूं तो x dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर अच्छा हाँ, जैसे ये वाला देखो, मुझे कंफर्म नहीं एग्जांपल एग्जैक्टली सही है कि नहीं, बट क्या तुम इसमें अलग अलग कर सकते हो वेरिएबल्स को? ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो अपनी कॉपीज में कि तुम इसमें सारे x का पार्ट एक तरफ सारे y का पार्ट एक तरफ लिख पाओ। प्रोबेबली नहीं, ठीक है। देखो मैंने अपनी तरफ से लिखा है तो हो सकता है लिख भी जाए, बट मैं ऐसा एग्जांपल दिखाना चाह रहा था जिससे तुम शायद ऐसे तुम एग्जांपल अभी बुक में तो बहुत मिल जाएंगे, मैंने ढूंढा नहीं है जिसमें हम लोग इसको अलग अलग नहीं कर पाते। पर अगर अलग अलग होते हैं तो इजीएस्ट पॉसिबल मेथड है सबको अलग अलग करके लिख दो, जैसा हमने यहाँ पे करके लिख दिया। इतना कर दोगे तो तुम्हारा काम तैयार है, ठीक है। तो आई थिंक इतने में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बाकी अभी इसके आगे बढ़ेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। नहीं है तो नोट डाउन करो, पूजा ड्यूटी याद रखना। इस चैप्टर में से जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में से सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस यहीं से आने के हैं। मोस्टली 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो सॉल्व करने का मतलब मेरा क्या होता है, इसमें जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है ना उसको एलिमिनेट करना है। तो यार एक बात बताओ पूजा, तुम से पूछ रहा हूँ, तुम लास्ट क्लास में नहीं थी, तुक्का मारो कि इसमें हम आगे क्या करें कि ये dy बाई डी एक्स का टर्म किसी तरह एलिमिनेट हो जाए, एक जनरल तुक्का। इंटीग्रेट कर दो, यही इसका क्लियर आंसर है। इंटीग्रेट करो जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तुम्हें पता है यहाँ पे 1 लिखा, 1 का इंटीग्रेशन y होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना इसमें ये सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। मतलब आगे क्वेश्चंस में तुमसे इसकी वैल्यू भी निकालने को बोलेंगे वो। ओके, तो ये सी इस बार तो इस चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, बाकी किसी चैप्टर में भूल जाओ चलेगा, मतलब उसमें भूलोगे तो आधा नंबर कटेगा, इसमें भूल नहीं सकते, इसमें ज्यादा कट जाएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। तो ये था बेसिक एक छोटा सा एग्जाम्पल। करना कुछ नहीं होता इस बार, इसमें हमें करना सिर्फ ये होता है इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। ओके,
जैसे एक तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रुको कोई ठीक सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला देखो, मतलब वैसे तो बहुत इजी है बट स्टिल जैसा भी है देख लो। अगर ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो चाहत ट्राई करोगे? स्टेप्स बताओ मेरे को क्या करूं। ठीक है, मतलब मैं यही लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - y। फिर ऐसे लिख लो, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया पर काम तो नहीं हुआ। इधर y और x है, इधर y है, तो क्या करोगे? ऐसे इंटरचेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हो बट इसमें तुम्हें लगता नहीं कि इंटीग्रेट करते टाइम तुमने आज तक ऐसा कुछ इंटीग्रेशन देखा है डी एक्स नीचे आ रहा हो? मतलब तुमने जो किया वो करेक्ट है, बस एक चीज है, इसको वापस रेसिप्रोकल ले लो, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो ना, ये तो अलाउड है ना मैथ्स में। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो। अब देखो अब तो बन गया, ये ऐसा इंटीग्रेशन तुमने कई बार सॉल्व किया है, राइट? तो नोट कर लो, इसके आगे तो सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, किसी को अगर इसमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। वैसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। फिर भी किसी को है तो पूछ लेना, ओके? ये मत सोचना कि भैया ने बेसिक बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी पूछने में। इसको नोट कर लो, मतलब एक जस्ट एक अगला एग्जांपल। ओके, तो आई थिंक तुम्हारा जो 17C एक्सरसाइज है, लो खत्म हो गया, एक ही एग्जांपल और ये वाला टॉपिक खत्म, वेरिएबल सेपरेबल। अब तुम एक काम करो, 17C एक्सरसाइज खोलो और नज़र मारो कि अगर तुम्हें कोई ऐसा दिख रहा है जिसको तुम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो कोई क्वेश्चन पूछ लो मेरे से, अगर किसी को पूछना है तो। हाँ पूछो। कुछ नहीं यार, शायद थोड़ा थका हुआ हूँ। हर रोज सेम नहीं होता ना, कोई दिन अच्छा होता है कोई दिन बुरा। नहीं, अब होता है कभी कभी, थोड़ा थोड़ा दिन डिप्रेसिंग होता है, कुछ घटना है तो। चलो कोई नहीं, तुम लोग अभी इस पे फोकस करो, मेरे पे फोकस मत करो। अरे कुछ नहीं, तुम पहले इसको नोट करो और मुझे बताओ नोट हुआ कि नहीं हुआ। गुड। और अच्छा ये वाला, या इससे ये कैसे किया? कहाँ से पूछना है तुमको? यहाँ से? अच्छा चलो उसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं बाकी। हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली ये लिखा हो 1/(1 - x), तो तुम्हें पता है ना, 1/(1 + ax) ऐसी कोई चीज होती है, तो इसका तो तुम डायरेक्टली वो ले सकते हो। इसका तो सीधा सीधा आंसर होता है log ऑफ 1 + ax, और डिवाइड बाय जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हो, तो इससे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। रेसिप्रोकल, दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया है मैंने। अगर तुम्हारे सामने 1/2 = 1/x लिखा हो, तो मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लूँ तो x = 2 बन जाएगा ना। बस वही किया, मतलब कुछ नहीं किया, बस रेसिप्रोकल मार दिया। ओके। अच्छा, किसी को 17 एक्सरसाइज के सी में कुछ भी नहीं मिला पूछने लायक? 10th, ओके।
10th है अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। आवर टारगेट इज टू सेपरेट द वेरिएबल्स। तो पहले इसको यहीं रखते हैं, इसको यहीं रखो डी वाई, इसको उधर भेज दो। अब इस चीज को नीचे भेज दो, ले लो। अब सेपरेट हो गया, अब कर सकते हो तुम सब्स्टिट्यूशन मार दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। मतलब अब इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक काम करो, इसमें किसी को 13th 14th 15th में से डाउट है? नहीं नहीं, ये वाला, इस वाला को पूछ रहे हो 13 14 15 जो मैंने बोले? 14 में 13 वाले का स्टेप बताना खुशी। देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दूं ना, लिख तो लिया। अच्छा चलो, फोटो फोटो ले लेना, ठीक है, किसी से। लॉग ले लोगे? हम्म, सोच लो, लॉग ले लोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अगर तुमने y को उतारने के लिए लॉग ले लिया तो लॉग के अंदर ही dy बाई डी एक्स घुस जाएगा, जबकि dy और dx तो बाहर लिखे होने चाहिए ना इंटीग्रेशन के लिए। कोई और हिंट दो, किसी और को अगर लग रहा हो कि कोई आइडिया है दिमाग में, गलत भी तो चलेगा। हाँ, बस इतना ही करना है। मैंने एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन इसीलिए बोला क्योंकि पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया पावर में ये है, आदत दिखा दी कि ऐसी चीज में लॉग लेनी होती है, तो वहां लॉग ले लेते हैं बच्चे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को पिकअप करवाया कि अगर ऐसी गलती दिमाग में आ रही है तो उसको देख लोगे सामने, जैसे अभी पूछा तो हिंट लग गया कि ऐसा देख के ना लॉग मत ले लेना, क्योंकि अगर लॉग लोगे तो ये चीज लॉग के अंदर घुस जाएगी और फिर तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे ना। बेसिकली इनको उल्टा कर दो तो ये बन गया a की पावर y dy इज इक्वल टू डी एक्स। तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तुम्हें a की पावर x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद है डायरेक्ट, वही तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एक तरह से। ठीक है खुशी? मतलब जस्ट इसीलिए या मैंने क्वेश्चन ताकि तुम लोग छोटी मोटी गलती ना करो, नोट कर लो। और अब इसके बाद 14th और 15th जरूर देख लेते हैं एक बार। ओके, अब देखो 14th क्वेश्चन जो है उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस बात को थोड़ा सा दिमाग में डाल लो क्योंकि ये बात तुम्हें बहुत बार रिपीट होते मिलेगी। हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो भैया, तो अभी तक तुम लोग जो सॉल्यूशन निकालते थे क्या वो पर्टिकुलर नहीं था? बताता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन में तुम्हें दिया है किसका सॉल्यूशन निकालना है, e की पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। खुशी, फिर से तुमसे क्वेश्चन है, फिर से बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? चलो आप कोई और ट्राई करो। ये क्वेश्चन में तुमको लॉग लेना है, इसीलिए तुम्हें खुशी मैंने तुमको पॉइंट किया था क्योंकि तुमने लास्ट क्वेश्चन में लॉग बोला। इस क्वेश्चन में लॉग लो, बताता हूँ कैसे। लॉग ऑफ ये ले लो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो बेसिकली लॉग ऑफ तो ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, हमारा असली काम था डी वाई डी एक्स को बाहर लेकर आना, और अंदर बचा लॉग ऑफ लॉग। तुम्हें पता है लॉग बेस, और जब बेस और ये वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अपना बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। इतना क्लियर हुआ? अब तो दिख रहा होगा वैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। मतलब लॉग मैंने लिया, पर क्यों लिया? ताकि ये चीज बाहर आ जाए ई की पावर से, क्योंकि तुम ई की पावर में रहते हो इसको इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पर लॉग लिया, बाहर निकाला, अपना काम हो गया। अब हमारा सिर्फ ये काम है कि इसको इंटीग्रेट करना है। एक सेकंड तुम लिखो, मैं ना मम्मी से इंक भरवा के आता हूँ, क्योंकि ये वाला जो पेन है ना बहुत मोटा चल रहा है, 2 मिनट में पूरी स्क्रीन भर रही है। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है? हाँ, पर बहुत मोटा है मम्मा। ओके। हाँ, क्या आती है? क्या? हाँ, लिख लिया सब लोगों ने? ओके, तो हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लास्ट पार्ट बचा है, इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा क्या मेरे को? इसका इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। किसी को याद इसका इंटीग्रेशन होता क्या है? मैंने 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाया था, और उसका आंसर मैंने ये बताया था काइंड ऑफ, बट ये लॉग का इंटीग्रेशन है। क्वेश्चंस आर डिफरेंट। तो क्या बोलते? अच्छा, इसके बहुत क्वेश्चन थे पता, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए भी हैं। यू वी रूल नाम की चीज हमने इसमें पढ़ी हुई है, बाय पार्ट्स जिसे बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड मानने वाला, जो मर्जी रूल से तुम बुला ले उसको। लॉग का इंटीग्रेशन इसी से होता है ना, तो 1 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। इतना हिंट दे दिया, क्या आएगा इसका आंसर? तो करवाओ। जहां तक मुझे ध्यान है शायद इसका आंसर ये आने वाला है। आई माइट बी रॉन्ग। ये माइनस नहीं, शायद प्लस होता है, देख लेना। मैं आंसर चेक कर लूँ। अच्छा, एक एक्स भी है इसमें, ओके। एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है ना, हाँ तो फिर ठीक है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, यही ना? तो वही चीज़ लिखी है मैंने दोबारा से। ठीक है, मतलब ऐसा बन जाता है आंसर, बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पूरा तमीज से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड, लॉग का इंटीग्रेशन कर नहीं सकते तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे, इनटू लॉग को एज इट इज छोड़ दोगे, है ना? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 का इंटीग्रेशन इनटू इसका डिफरेंशिएशन dx। ठीक है। हम्म इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? x अपन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, बताओ बताओ। ठीक है, टी पुट। हाँ, मतलब वो भी बिल्कुल करेक्ट है, तुम इसको u मान लो, तो ऊपर u-1 आ जाएगा, नीचे u हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब कोई भी रास्ते से जाओ, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, मैंने +1 - 1 कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये टूट जाएगा दो पार्ट्स में, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट, dx। ठीक है, तो कर लो जरा इसको यहाँ तक नोट एक बार, फिर से पेज भर गया, बड़ी जल्दी कर रहा है। इसको यहाँ तक नोट करो, फिर इरेज करता हूँ मैं।
माँ पानी दे देना थोड़ा सा। हो गया नोट? इसको ना ब्रैकेट में रखना, पता चले तुम एक माइनस की गड़बड़ कर दो। ये पूरी चीजें ब्रैकेट में रखो। ओके तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है x log of 1 plus x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x dx। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं ये तो हो गया x log 1 plus x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस माइनस प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 plus x, और ये इसको साथ में लिख दो तो हो गया x plus 1 इंटू log 1 plus x माइनस x। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। करेक्ट है? किसी को कोई कमी दिख रही है, कोई गलती तो बता देना। अरे यार मैं कमी एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई तो बोलते कि भैया प्लस सी नहीं लिखा। ध्यान रखना ये प्लस सी जान है इन क्वेश्चंस की, यहाँ पे प्लस सी मत छोड़ना। मैंने छोड़ा था ताकि तुम लोग बोलो, तुम लोगों ने बोला ही नहीं। नहीं नहीं, मैं वैसे भी पूछ रहा था, मतलब कुछ कमी पेशी रह गई हो तो सी की कमी की बात कर रहा था। अच्छा तो y इज इक्वल टू ये है, तो बना लिया हमने सॉल्यूशन। बट इसमें क्वेश्चन ने एक बात बोली थी, पता है क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला था, याद करो, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक्चुअली। तो उसने यार पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये अलग से क्यों बोला? क्या हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो पर्टिकुलर नहीं है? हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो पर्टिकुलर है। हाँ बोलो। हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो पर्टिकुलर इसीलिए नहीं है बिकॉज इसके एंड में एक प्लस सी है जो कि एक जनरल टर्म है। इस सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, पर अगर तुम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलो तो उसमें ये भी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा तो ध्यान रखना उसके साथ वो कुछ डेटा भी देगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। देखो इस क्वेश्चन में नोट करो, सबसे एंड में ये जानकारी दे रखी है, दिखा सबको? क्वेश्चन में देखो 14th क्वेश्चन के लास्ट में गिवन दैट ये चीज दे रखी है। दिखा? तो बेसिक, तो ये चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि ये वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई करो। जब सेटिस्फाई करोगे तो x की वैल्यू तुम डाल रहे हो, y की वैल्यू तुम डाल रहे हो, तुमको c की वैल्यू मिल जाएगी। बोले तो y की जगह 3 डालो, x की जगह 0 डालो, तो ये हो गया 1 इंटू लॉग 1 माइनस 0 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है हमें पता है, तो 3 इज इक्वल टू सी बन गया। यानी कि हमें c की अब एक परफेक्ट वैल्यू पता चल गई, एक पर्टिकुलर वैल्यू पता चल गई। नाउ यू हैव टू पुट दिस थिंग बैक इनटू द मेन सॉल्यूशन and you will get y is equal to x plus 1 into log of 1 plus x minus x plus 3. This is the exact solution. This is the particular solution that the question was talking about. Okay, तो आयो सबको बात क्लियर हो गई होगी कि ये इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको नहीं। तो ये जनरल टाइप सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें c की कुछ भी हो सकती थी वैल्यू।
और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए द क्वेश्चन मस्ट प्रोवाइड यू विथ सम कंडीशन लाइक दिस। तो नोट डाउन कर लो इसको, और किसी को कोई बात समझ नहीं आई, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। हाँ, लॉग को एल भी लिख सकते थे तुम, लॉग को जनरली एल भी लिख देते हम, बात सेम ही है। मतलब वो देखो मैं बता देता हूँ, जब मैं लॉग लिखता हूँ ना तो बेसिकली यहाँ पे बेस में कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं बोल दूं लॉग का बेस स्पेसिफिकली ई है ना, तो तुम इसको एल एन एक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। और हम जो कैलकुलेटर्स में जनरल यूज करते हैं ना, तो उसमें यहाँ 10 लिखा होता है। ओके, ऑब्वियसली इन दोनों के आंसर्स में अंतर होता है, दोनों डिफरेंट है, इनका ग्राफ स्लाइटली डिफरेंट बनता है, पर मेजॉरिटी केसेस में अगर तुम स्पेसिफिकली लॉग के क्वेश्चंस पे डील नहीं कर रहे हो तो इतना ध्यान नहीं देने पड़ता हमें। नोट कर लो फिर बताना। तो देखो लास्ट वाला जो स्टेप पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तो सबसे इजी स्टेप है। वो बेसिकली बस ये बोल देते हैं कि तुम एक बार वैल्यूज पुट करो और सी की वैल्यू कैलकुलेट करके मेन आंसर बता दो जो पर्टिकुलरली सिर्फ इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। अब जो 15th क्वेश्चन है, मैं 15th में पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाऊंगा कि इसमें तुम एक्स वाई को अलग कैसे कर सकते हो। लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। किसकी बारी नहीं आई? अमीशा ने बोल दिया, चाहत से पूछा था, खुशी से पूछ लिया, और पूजा हो गई। यामिनी तुम्हारी बारी, बताओ इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करोगे। अब बताओ। एनीवन विद एनी गेसेस? एनीवन नहीं, पहले तो यामिनी तुमसे पूछा स्पेसिफिकली पहले तो। देखो तो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये लॉग के अंदर फंसा हुआ है। अगर कोई चीज लॉग के अंदर फंसी है तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है? अभी ये ओपन है, अभी ओपन क्वेश्चन है, जिसको आइडिया आए बताओ। इंटीग्रेशन तो अभी नहीं होगा, पहली चीज देखो, इंटीग्रेशन तुम नहीं कर सकते क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बेचारा से लॉक्ड है। इनको बाहर निकालोगे तभी इंटीग्रेशन तक पहुंचोगे। आप किसी और ने कुछ और बोला था, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, एक मिनट, क्या बोला? नहीं 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 नहीं, क्योंकि तुम लॉग को उधर भेजोगे तो क्या होगा, लॉग इनवर्स, ऐसी कोई चीज नहीं होती। देख देखो 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 देखो, लॉग को उधर नहीं भेज सकते, पहली चीज। अगर तुम लॉग को उधर भेजते हो ना तो यहाँ एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, ये भी एक नई चीज है, तुम्हें नहीं पता, ना जानने की जरूरत है। तो बेसिकली हमारे सिलेबस के हिसाब से लॉग को किधर शिफ्ट नहीं मार सकते तुम अगला काम क्या कर सकते हो, लॉग के साथ कोई प्रॉपर्टी लगा दो, जैसे लॉग ऑफ डी वाई माइनस लॉग ऑफ डी एक्स। पर अगेन इसको करने से भी डी वाई और डी एक्स बाहर नहीं निकलेंगे, अभी भी लॉग के अंदर कैद है वो, तो ये वाला मेथड भी हेल्प नहीं करेगा। तो लास्ट मेथड जो बचता है लॉग को हटाने का, वो है पूरी इक्वेशन को ई की पावर पे चढ़ा दो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये log और ये e काट देते हैं एक दूसरे को, यहां बचेगा सिर्फ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। ओके, अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4x 4y, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप सबको इधर उधर कर दो,
तो dy वाला पार्ट इधर, तो dy अपॉन e की पावर 4y इज इक्वल टू e की पावर 3x dx। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर -4y इज इक्वल टू e की पावर 3x dx। अब दोनों तरफ कर सकते हैं इंटीग्रेट, और सॉरी dy लिखना भूल गया। आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। x की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 5 प्लस 2, सॉरी x की पावर 3 प्लस 2 ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। क्या ये ऐसा नहीं होता? तो यही बोल रहे हो ना कि ये जो पावर में लिखा है ये अलग अलग कैसे लिख दिया फिर? तो e ने काट दिया ना, तो सिर्फ ये तो बचा। अरे कुछ बचा ही नहीं है तो नीचे गिर जाएगा ना। बेसिकली ई के ऊपर लॉक चढ़ा दो तो सब कट जाता है, जो बचा उसको एज इट इज लिख देते हैं। मतलब एक बार बताओ, तुम इसको किसी की पावर में रखने की बात करो, पर कोई है जिसकी पावर में रहेगा, तो ये एज इट इज बच जाता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, देख लो जरा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। और ये है, इससे ज्यादा हार्ड इतना ही आता है यार इसमें। जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है वो इतना सा ही है, इससे ज्यादा कुछ वो देता भी नहीं हमें। ओके, अब सी थोड़ा सा लेट, जो एक आध स्टेप बचा वो किसी से मांग लेना भी। ओके। हम्म, अच्छा है, कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास इस टाइम? अभी सिर्फ ये देख लो कि अलग अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी काम तो हो जाएगा। ये वाला इसको अलग अलग करना है, कैसे करोगे? बेसिकली सिर्फ ऐसा करो, पहले तो दोनों को अलग अलग करो ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें करना क्या रहना है। वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इधर ब्लर हो गया फिर से। हाँ, तो अब देखो, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो होगा क्या, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, तो इस तरफ मुझे वाई रखना है, तो इधर जो वाई है इसको इधर शिफ्ट मारो, इधर जो एक्स है उसको इधर शिफ्ट मारो, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, और ये जो है नीचे गया होगा ऐसे ही, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे बचा माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेट दोनों साइड कर दोगे, काम खत्म। दिख रहा होगा, नीचे वाली चीज को टी मान लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हमारे वेरिएबल सेपरेबल होते हैं ना, वो बहुत डायरेक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती उनको अलग अलग करने में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके। और हम्म, तुम्हारी बुक में ना एक तो जो ये आगे का ही कहीं का क्वेश्चन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब तुम्हारी बुक का ही है, देखा नहीं कहाँ पे, मुझे दिखा, मुझे लगा थोड़ा सा दिखाने लायक था तो बता दिया। जो भी है, अभी तुम्हारी बुक में ना एक और सेट दे रखा है क्वेश्चंस का, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स का सेट भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें बोलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 11 तुम्हारी बुक में, जरा देखो।
अगर तो देखो y डैश तो समझते हो ना, अगर तुम्हारे सामने मैं y डैश लिख दूं तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स। ओके, कोई कंफ्यूज मत हो जाना भैया, इसमें तो dy बाई डी एक्स दिख नहीं रहा, y डैश को तुम dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ऐसी कुछ दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन टू एक्स। ठीक है, ये दे रखा है, इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे एक बार के लिए, पर इसके बाद ये लाइन लिखी है जिसका मीनिंग समझ नहीं आता। y जीरो इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है ये बताओ। ये बेसिकली किसका आंसर 2 आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। देखो ये एक्चुअली बताना चाह रहा है y की वैल्यू 2 आएगी जब x की वैल्यू 0 डालोगे, ये समझ लो। y की अंदर जब तुम x डालोगे, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 आएगी, ये मीनिंग है। तो इसका मतलब इस चीज को तुम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, और ये वही क्वेश्चन बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला। ओके, तो ये बस एक चीज का ध्यान रखना, कुछ और नया नहीं है, मीनिंग सेम है, ये कहीं साइड में लिख लो, ये जरूरी है कि अगर y ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब y की वैल्यू 2 आएगी जब x की वैल्यू 0 होगा, बस। ओके, तो इसको इरेज कर रहा हूं। तो बेसिकली हमें समझ आ गया वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सब बात नाम सेम ही है। ठीक है, अब ना हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखनी है जो डायरेक्टली तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगी, वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगी, पर हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इस चीज का ध्यान रखना, वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसेबल हो सकती है। तो इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल देखो, से डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x, हाँ क्या 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। पर ये जो क्वेश्चन है ना, अगर तुम ध्यान से देखो, ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं वेरिएबल सेपरेबल बना सकते हैं, उसमें दिक्कत होगी। पर अगर हम इसमें अंदर कुछ ना कुछ हरकतें करें तो ये बन सकता है वेरिएबल सेपरेबल। बताना ये चाह रहा हूं कि देखो, जैसे इसमें हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग किसी चीज को जी टी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जैसे हमने इस पूरी चीज को z मान लिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास 4x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू को हमने मान लिया z, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास कुछ ऐसा दिखता हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको z मान लिया, बट अगर अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, रीजन क्या है, dx dy और यहाँ पे z, ये तीसरा वेरिएबल आ गया, हमारे पास तो ऐसा वेरिएबल था ही नहीं। पर एक और चीज है ना, हमारे पास ये भी है, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1, हमारे पास ये बात तो है। तो अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर दूं, इस चीज को डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी जेड बाई, इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ओके, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस डी वाई बाई डी जेड प्लस 1, सॉरी 0, मतलब ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ, मैं इसको देखो, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से रिप्लेस मार सकता हूँ, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करो, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू इधर मार दो पुट, तो बन जाएगा हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर।
अब तुम इसको आगे पीछे कर दो तो ये बन गया dz बाय dx इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 4 dz इज इक्वल टू dx। बेसिकली अब तुम इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो और जब सॉल्यूशन बन जाए, फाइनल आंसर आ जाए, उसमें z की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना वापस में। तो ये मोर लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तुम देख रहे होगे हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, किसी एक चीज को हमने कुछ मान लिया, ओके, एंड देन हमने इसको मानने के बाद जो माना था उसको डिफरेंशिएट किया, राइट। सब्स्टिट्यूशन में भी हम यही करते थे, पहले कुछ मानते थे, जिसको माना उसको डिफरेंशिएट किया और जो वैल्यूज आई उसको ओरिजिनल वाले में सब्स्टिट्यूट कर दी और जो रिजल्ट है उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो एक्चुअली अगर तुम इसी स्टेप पे इसको वेरिएबली सेपरेट करने की कोशिश करते तो नहीं होता, पर अगर हम इसको z मान के ऐसे अलग पैटर्न से चले जाएं तो ये इजी टू सॉल्व बन गया क्वेश्चन। किसी को किसी स्टेप में कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इसको नोट कर लो। ओके चलो, बेसिकली मैं तुमको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और तुम पैटर्न बताना कि तुम्हें कैसे अंदाजा लगेगा कि भैया यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज करना है। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जस्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने और तुम इसको खुद देख के अंदाजा बताओ कि भैया किस कंडीशन में देख के तुम्हें अंदाजा लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए था, मतलब ये वाला मेथड को ही लगाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन किधर गया? dy by dx is equal to cos। तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ जस्ट मैं क्वेश्चंस। तो अब बताओ, तुम्हें देख के अंदाजा लग रहा है कि इसमें इन सब में मैं ये बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें सबको x प्लस वाई को z लेके सॉल्व करना पड़ेगा तब तुम्हारा सॉल्व होगा। कोई अंदाजा लग रहा है कि कब तुम देख के बता सकते हो कि x प्लस वाई को किसी और में मान लो तो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा? मल्टीप्लाई नहीं, ऐड में, जैसे सब में ऐड में है काइंड ऑफ x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। लेकिन तुम डायरेक्टली अलग नहीं कर सकते, जैसे कि देखो साइन x प्लस वाई है, अब तुम ये बताओ x और y को अलग तो नहीं कर सकते ना। तुम अगर इनको अलग करने के लिए साइन a प्लस बी का आइडेंटिटी भी खोलोगे ना तो भी साइन a कॉस b कॉस साइन b तो सब मिक्सड अप रहेगा, तुम इसको अलग नहीं कर पाओगे। तो करने का क्या तरीका है, इस पूरी चीज को z मान लो। तो बेसिकली अगर तुम्हें दो कंडीशन सेटिस्फाई होते दिखें, एक तो x y जो है ये किसी लीनियर इक्वेशन की तरह दिखाई दे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी नहीं, सेम पावर की इक्वेशन बोल दो, मतलब तुम ऐसा मत कर देना प्लस, जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, इसको तुमने मान लिया, ऐसी चीज को मत मानना क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ये तो रह गया, ये डी वाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मतलब हमेशा नहीं,
बट जनरल केसेस में तुमको ऐसा कुछ मिले, देखो ऐसे एक्सेप्शन भी बन सकते हैं कि तुम ऐसे को सॉल्व कर लो, ठीक है, मैथ्स है, क्वेश्चंस ट्रिकी बन सकते हैं। इन जनरल तुम ऐसा कोई फॉर्मेशन देखो, और इस केस में x प्लस वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये तुम्हें दिखना चाहिए। उस केस में तुम इसको अप्लाई कर सकते हो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बेसिकली फर्स्ट वाला पूरा मेथड डिस्कस कर लिया कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, और अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल ही सेपरेट नहीं हो तो थोड़ा बहुत चेंज करके सब्स्टिट्यूशन जैसा मेथड यूज करके उसको रिड्यूस किया जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल में। तो इतनी बातें, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके, तो तुम्हारे पास अब करने के लिए अप टू एक्सरसाइज 17D है, यहां तक तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, मैंने बीच के लगभग बहुत से एग्जांपल्स कवर करने की कोशिश करी है ताकि तुम्हें आइडिया दे दूं। अब तुम यहां तक लगा सकते हो बेसिकली। तो 17D के बाद कितनी एक्सरसाइज और बची देखना पड़ेगा। वैसे तो अभी इसमें होंगी, काफी होंगी, क्योंकि दो फॉर्म्स और बची हैं, एक होमोजीनियस और एक लीनियर। इसके अलावा एप्लीकेशंस वगैरह भी थोड़े बहुत होते हैं तो वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने तीन चीजें बेसिकली डिस्कस करी। कौन कौन सी? एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नया था, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना तो सीख लिया, पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देख लिया हमने। दूसरा हमने जो मेथड देखा, वेरिएबल सेपरेबल का मेथड देखा। और लास्ट है, ये जो वेरिएबल सेपरेबल है अगर डायरेक्टली ना हो तो इसको रिड्यूस कर लो, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन गो ऑन, अदरवाइज गुड नाइट। ठीक है, कुछ ऐसा ले लिया फिर। वो डिपेंड करता है ना फिर क्वेश्चन पे। देखो, हर एक क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व हो जाए ये भी जरूरी नहीं है ना। तो मैं अभी तक 17D बताया, ऐसे दो और मेथड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब तुमने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मान लिया, साइन x प्लस वाई इंटू टेन 2x प्लस 3y, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि तुम इसमें से निकालोगे इसमें से निकालोगे आंसर अलग आएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, दो डिफरेंट चीजों को z मानना पड़ेगा तो फिर से दो वेरिएबल में क्वेश्चन बनेगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मैंने ट्राई नहीं किया, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर। सिमिलर चीज एग्जिस्ट करे तो होने का मैक्सिमम चांस होता ही है, पर प्रैक्टिस करो तभी पता चलेगा कि होगा। ट्राई करके देख लेना अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो। ओके, ठीक है खुशी। ओके, तो फिर क्या, तुम्हारी आवाज आज ना बहुत भारी भारी सी आ रही है, समझ नहीं आ रहा सही से।